हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और आज से पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को देख लिए हैं। अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो एक एक करके आप उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। और आइए अभी चलते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहला क्वेश्चन पे। और आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी ने किस आंदोलन या सत्याग्रह के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस सत्याग्रह में दिया था, आपको इसका आंसर बताना है। इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आइए हम उस पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो गांधी जी जब अपना पढ़ाई लंदन में पूरा कर लिए, फिर वो इंडिया आए अपना वकालत चालू करने के लिए और यहाँ पे वे कुछ दिनों तक अपना वकालत की। लेकिन उसके बाद एक दक्षिण अफ्रीका का केस आया और वो फिर दक्षिण अफ्रीका में अपना वकालत करने चले गए। और फिर दक्षिण अफ्रीका से वे जो भारत आते हैं दोस्तों, वो आते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का जो आगमन होता है वो भारत में होता है। और इसीलिए जो ये 9 जनवरी है दोस्तों, इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी भारत आए थे। जब वो 1915 में भारत आए तो वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको ये सलाह दिया कि अगर तुम भारत को समझना चाहते हो और यहाँ से जो ब्रिटिश का जो शासन है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो, तो सबसे पहले भारत को समझना जरूरी है। और भारत को समझने के लिए तुमको जो पूरा भारत है उसको तुमको भ्रमण करना चाहिए। और जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, इनका जो परेशानी है या किस प्रकार के ये कष्ट झेल रहे हैं उनको तुमको समझना चाहिए। और इन्होंने भारत भ्रमण करने का इनको सलाह दिया था। तो महात्मा गांधी ने 2 वर्ष तक भारत भ्रमण किए। भारत में भिन्न भिन्न गांवों में जाकर के, भिन्न भिन्न इलाकों में जाकर के वहाँ के जो समस्याएं हैं उनको उन्होंने नोटिस किया। और उसके बाद आता है दोस्तों वर्ष 1917 और इसमें राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया जाता है। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है दोस्तों, ये होता है 1917 ईस्वी में। और इसमें जो इनविटेशन मिलता है इनको राजकुमार शुक्ल के द्वारा मिलता है। और उसके बाद गांधी जी चंपारण आते हैं और यहाँ पे जो वहाँ पे मजदूर थे, किसान थे, जिनको नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था। और वहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था था दोस्तों। 3 कठिया प्रणाली मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा पे इन लोग को नील बोना होता था। और एक बार जो नील का खेती जिस जमीन पे या जिस खेत में हो जाता है दोस्तों, उसका उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाता है। उस पे अन्य कोई फसल उतना अच्छा पैदावार नहीं दे पाता है। इस वजह से जो किसान थे वे काफी परेशान थे। और इसी 3 कठिया प्रणाली का जो वहाँ पे विरोध हो रहा था, गांधी जी वहां पे आए और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। और ये जो 3 कठिया प्रणाली है इसको जो ब्रिटिश सरकार को है वो वापस लेना पड़ा। और ये बाध्यता नहीं रह गया कि आपको नील का खेती करना ही करना है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन कब कब हुआ था। जैसा कि हम लोग अभी देखें कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, उसी तरह जो खेड़ा सत्याग्रह है दोस्तों ये हुआ था 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह जो है यह गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे भी किसान आपदा से और सूखा से परेशान थे और इसलिए वे लोग अपना जो कर था उसको मुक्त कराना चाहते थे। और इस जगह पे खेड़ा में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और वहां पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, विरोध प्रदर्शन किया। और
वहां के जो मजदूर थे या जो किसान थे उनका टैक्स माफ हो गया। तो खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के आमंत्रित करने पर महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिए थे। और ये जो तीसरा नंबर है दोस्तों, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। और ये जो सत्याग्रह था दोस्तों, इसमें नमक कानून जो था कि नमक पर भी टैक्स लादा गया था, तो उस नमक कानून को खत्म करने के लिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको प्रारंभ किया गया था दांडी से, जो कि गुजरात में है, और साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम का संबंध सविनय अवज्ञा से है, या दांडी मार्च का संबंध सविनय अवज्ञा से है, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था दोस्तों। और जो लास्ट है ये भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये 1942 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लें कि 1942 ईस्वी में ही क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों। और क्रिप्स मिशन जो आया था, ये जो हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग कर रहे थे, यह पूर्ण स्वराज को खारिज कर दिया कि भारत को पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा। इसके जगह पे डोमिनियन स्टेट ये बनाना चाहता था। हम इसको अगर मिटा लें और यहां हम लिखें कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था दोस्तों, यह 1942 ईस्वी में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। और ये जो क्रिप्स मिशन था, ये पूर्ण स्वराज्य का जो मांग था, इसको ये खारिज कर दिया। बोला कि भारत को पूर्ण स्वराज नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके जगह पे ये क्या देगा, तो इसके जगह पे डोमिनियन स्टेटस देगा। अब ये समझते हैं कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है दोस्तों। डोमिनियन स्टेटस इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि जो देश गुलाम है, उसको जो देश के आंतरिक गतिविधि है उसमें तो उसको स्वतंत्रता मिलती है। जैसे वो देश में किस जगह का नाम क्या रखना चाह रहा है, या अंदर जो गृह मंत्रालय जो है कि वो अपने घर में क्या चेंजेस कर रहा है, या कहाँ ब्रिज बना रहा है, और वो देश में क्या करना चाहता है, उसमें उसको तो आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता रहती है। लेकिन जब बात उस देश की सुरक्षा के लिए आती है, या सीमा के लिए आती है, या सैन्य अभियान के लिए आती है, या किसी विदेशी जो व्यापार है, या विदेशी कोई चीज से रिलेटेड कोई इशू है, तो उसमें उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो ये जो क्रिप्स मिशन था दोस्तों, कि भारत का जो पूर्ण स्वराज्य का मांग था उसको तो खारिज कर दिया और डोमिनियन स्टेटस को ये लागू कर दिया। इसी कारण जो कांग्रेस थी वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गठित की, और इसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था दोस्तों, ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होना था, लेकिन 8 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तारी हो जाती है सारी नेताओं की। लगभग जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस के, उन सभी को 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि में ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो 9 अगस्त 1942 में ये जो होना था, अगले दिन जो होना था, ये पूरा नेतृत्व विहीन था दोस्तों। कोई लीडर इसको लीड नहीं कर रहा था। और आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कि चोल राजाओं द्वारा स्कूलों को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। जो चोल राजा थे वे लोग भूमि दान दिया करते थे अलग अलग चीजों में। तो जब वे भूमि का जो दान देते थे स्कूलों के लिए, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था, मतलब जो स्कूलों के लिए भूमि दान किया जाता था उस भूमि को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है दोस्तों सालाभोग, पालीचंदम, देवदानम या ब्रह्मदेव। तो स्कूलों को जो भूमि दान दिया जाता था दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं सालाभोग। सालाभोग जो भूमि का नाम था, ये था स्कूल्स के लिए। लेकिन ये जो तीनों नाम है दोस्तों, ये भी भूमि दान से ही रिलेटेड है।
वो भी किसी न किसी को भूमि दान दिया गया था। आइए अब इन तीनों को देखते हैं कि पालीचंदम, देवदानम और ब्रह्मदेव, ये जो भूमि दान दिया गया था ये किनको किनको दान दिया जाता था। तो ये जो पालीचंदम था दोस्तों, ये जो भूमि दान दिया जाता था, ये दिया जाता था जैन मुनियों को। तो जैन मुनियों को जो भूमि दान दिया जाता था उसको हम लोग पालीचंदम बोलते थे। और जो देवदानम था दोस्तों, ये था मंदिरों को जो भूमि दान दिया जाता था दोस्तों, उसको हम लोग बोलते थे देवदानम। और ब्रह्मदेव, ये भूमि दान दिया जाता था ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसको हम लोग ब्रह्मदेव बोलते थे चोल राजाओं के शासनकाल में। और इसके साथ साथ एक ठो और भूमि का नाम है दोस्तों, और उसका नाम है वेल्लन वेगई। तो वेल्लन वेगई, ये जो भूमि दान दिया जाता था दोस्तों, ये दिया जाता था गैर ब्राह्मणों को। तो ये जो चारों पांचों नाम है दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए एक बार फिर पुनः इसको देख लेते हैं कि जो साला भोग था ये स्कूल के लिए दिया जाता था। जैन मुनियों को जो भूमि दिया जाता था दोस्तों, उसको पालीचंदम। मंदिरों के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको देवदानम। और ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था उसको हम लोग ब्रह्मदेव। और गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता था उसको हम लोग बोलते हैं वेलन वेगई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। हो सके कि एग्जाम में एक या दो प्रश्न इस क्वेश्चन से भी रहे दोस्तों। आइए अब लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। और इसमें जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि उपचुनाव कराया जाता है, मतलब उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है? 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या कभी भी? तो आइए पहले हम समझते हैं कि उपचुनाव क्या होता है और इसको कब कराया जाता है दोस्तों। तो किसी भी संसद या विधानसभा के सदस्य, किसी भी संसद या विधानसभा के सदस्य जब उनकी मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देते हैं या वे अयोग्य होते हैं दोस्तों, तो उनका जो पोस्ट है वो पोस्ट खाली हो जाता है। वो पोस्ट खाली हो जाता है और उस खाली पोस्ट को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं उपचुनाव। तो ये जो खाली पोस्ट है उसको भरने के लिए चुनाव, इसी को हम लोग बोलते हैं उपचुनाव। एक चुनाव जो होता है जो हर 5 वर्ष में होता है दोस्तों, लेकिन वो जब चुनाव कंप्लीट हो जाता है उसके कुछ दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद या साल भर बाद, कोई संसद या विधानसभा के कोई जो सदस्य हैं या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या तो वे इस्तीफा दे देते हैं या वे अयोग्य घोषित या करार दिए जाते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में ये उनका जो पोस्ट है दोस्तों वो खाली हो जाता है और उसी खाली पोस्ट को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं उपचुनाव। और उपचुनाव दोस्तों कभी भी कराया जाता है जब किसी संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य का पोस्ट खाली हो जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा कभी भी। आइए अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे कि चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो चौथा प्रश्न है दोस्तों कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, इसका जो ऑप्शन है ए नंबर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर लाला लाजपत राय या डी नंबर अबुल कलाम आजाद। तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक था दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद जी जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे थे, आपको पता है वो कहाँ लिखे थे? तो ये लिखे थे वे बांकीपुरा जेल में। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुरा जेल में रखा गया था और इसी जेल में इन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। और इनके साथ साथ जब हम इन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम देखते हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आजाद, तो इन लोगों ने भी उस टाइम अपना पुस्तक लिख रहे थे जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है दोस्तों, तो उस पुस्तक का नाम है
द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल यह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखा गया है और लाला लाजपत राय जी द्वारा अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखा गया है और अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया मीन्स फ्रीडम। एक बार और इनको देख लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा गया था, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया और अबुल कलाम आजाद द्वारा इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखा गया था। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को काफी अच्छे से नोट करिएगा और हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कौन कौन सी पुस्तक लिखे हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 5वां प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि चंबल नदी द्वारा बनाई गई बीहड़ घाटी को क्या कहा जाता है। ए नंबर है विसर्ग, बी नंबर है स्क्री, 3 नंबर है, सी नंबर है तंग घाटी, डी नंबर है कैनियन। तो चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ घाटी बनाया जाता है दोस्तों उसको हम लोग तंग घाटी बोलते हैं या नैरो वैली। अब ये तंग घाटी या बीहड़ घाटी है क्या दोस्तों? जब आप चंबल नदी के किनारे जो स्थलाकृति देखते हैं तो उसमें क्या है कि जब चंबल नदी अभी बह रही है गर्मी के दिन में, ग्रीष्मकालीन में, तो काफी पतली हो जाती है, लेकिन वर्षा काल में वो जब बहती है तो आसपास से पानी जो नदी में गिरता है दोस्तों वो मिट्टी को काट के पूरा गहरा और सकरा कर देता है और उसके साथ साथ वो खाई की तरह या घाटी की तरह बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बीहड़ घाटी। अब हम कुछ प्रश्न हम इस चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये चंबल नदी जो है इसका जो उद्गम होता है इसका मालवा के पठार से या मालवा के पठार से। और ये जो चंबल नदी है दोस्तों इसका जो पौराणिक नाम था ये था चरमावती। चरमावती किस नदी का पौराणिक नाम है दोस्तों? तो ये चंबल नदी का पौराणिक नाम है और चंबल नदी ये है यमुना की सहायक नदी। तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है और चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान की सदा नीरा नदी के नाम से जानी जाती है। कि मतलब राजस्थान की एकलौती ऐसी नदी है जिसमें सालों भर पानी मिलता है, वो चंबल नदी है दोस्तों। तो चंबल नदी के बारे में ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है और खास करके कि चंबल नदी का जो बीहड़ है वो तंग घाटी के नाम से जाना जाता है और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और इसमें जो छठा प्रश्न है दोस्तों वो छठा प्रश्न है कि जॉर्विक सेवन, ये जॉर्विक सेवन क्या है? कृत्रिम किडनी है, कृत्रिम नेत्र है, कृत्रिम हृदय है या पेसमेकर है? तो ये जो जॉर्विक सेवन है दोस्तों ये कृत्रिम हृदय है और आप इसको ध्यान रखिएगा कि कृत्रिम हृदय को या जॉर्विक सेवन जो है उसको कृत्रिम हृदय भी हम लोग कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न पे कि 7वां प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 8वां प्रश्न है दोस्तों कि किण्वन या फर्मेंटेशन का अध्ययन क्या कहलाता है? ए नंबर जाइमोलॉजी, बी नंबर हिस्टोलॉजी, सी नंबर न्यूरोलॉजी या डी नंबर फाइकोलॉजी। तो ये जो किण्वन या फर्मेंटेशन होता है दोस्तों उसका जो अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान की शाखा में, उस शाखा को हम लोग बोलते हैं जाइमोलॉजी। तो जाइमोलॉजी में हम लोग किण्वन का अध्ययन करते हैं, उसी तरह हिस्टोलॉजी में हम लोग उत्तक का अध्ययन करते हैं और न्यूरोलॉजी में हम लोग तंत्रिका का अध्ययन करते हैं, तंत्र का या तंत्रिका का। तो तंत्रिका का अध्ययन हम लोग न्यूरोलॉजी में करते हैं और फाइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन शैवाल का करते हैं। उसी तरह से ये जो अध्ययन की शाखा जो है दोस्तों उससे हमारे जो एग्जाम है उसमें काफी सारे प्रश्न बनते हैं। आइए आप कुछ जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनका आप आंसर दीजिएगा कि उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। उसमें पहला नंबर है
माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंथोलॉजी, फिर है पोमोलॉजी, फिर है सोरोलॉजी। तो माइकोलॉजी में जिस चीज का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में। एंथोलॉजी में पुष्प या फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में। पोमोलॉजी का अध्ययन फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में। और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। और इसमें जो 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा या वनस्पति का उन्मूलन करके, वनारोपण द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मृदा अपरदन होता क्या है दोस्तों। मिट्टी का टूटना, कटना या बहना, उसी को हम लोग मृदा अपरदन बोलते हैं। और मृदा अपरदन कैसे होता है दोस्तों, या तो जल के द्वारा, जब वर्षा का पानी गिरता है और वो वर्षा का पानी जब पृथ्वी पे गिरता है तो मिट्टी को खदार करके अपने साथ जो बाहर लेकर जाता है दोस्तों, तो वो मृदा अपरदन होता है। उसके साथ साथ जब पूरा तेज आंधी बहता है और धूल और मिट्टी का जो कण है, धूल कण है, उसको जो लेकर के वो उड़ जाता है या बहता है, उससे भी मृदा अपरदन होता है। जब आप लोग फील्ड पे दौड़ते होंगे उस टाइम भी देखते होंगे कि जब एक साथ 15 या 20 लड़का दौड़ता है तो उसके साथ साथ धूल उड़ने लगता है, तो उससे भी धूल का बहाव होता है। मतलब मिट्टी टूट रही है या एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, वही मृदा अपरदन हुआ दोस्तों। तो इसमें जो पूछ रहा है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मतलब जो मिट्टी है वो एक जगह बंधी रहे, वह न कटे, न टूटे, न फूटे, और वो जो अपना समूह है वो अपने समूह में ही रहे, वो बिखर के कहीं दूर न जाए। तो वही बोला जाता है कि मृदा अपरदन किस प्रकार से रोक सकते हैं। वो जो समूह है वो कैसे बना रहेगा, क्या अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप अति चराई करवाइएगा गाय से, भैंस से, बकरी से, तो वो लोग जब चरेगी तो उसके साथ साथ भी उससे खुर से पांव से उसका जो मिट्टी का जो कण है वो टूटेगा और वो फिर धीरे धीरे मृदा अपरदन का कारण बनेगा। हमको यहाँ ये पूछना है, हमको रोकना है, उसका कारण नहीं बताना है। फिर B नंबर है वनस्पति का उन्मूलन करके एक जगह जहाँ फील्ड में जहाँ घास ओस लगा हुआ है या पेड़ पौधा लगा हुआ है और एक जगह जहाँ वीरान है, अगर वर्षा का पानी दोनों जगह पड़ेगा दोस्तों, तो जहाँ वनस्पति है, जहाँ घास वृक्ष है, वहां से मिट्टी का कटाव नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे घास वृक्ष नहीं है, वनस्पति नहीं है, वहां जब बारिश पड़ेगी तो सीधे वो मिट्टी को खदार करके लेकर चली जाएगी, तो वहां पे मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक होगा। तो वनस्पति का उन्मूलन ये मृदा अपरदन का कारण हो जाएगा। और C नंबर में जो है वनारोपण द्वारा, फिर वही बात कि जब हम वन का रोपण करते हैं या वृक्ष का रोपण करते हैं दोस्तों, तो उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मिट्टी का जमाव होता है। पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है और जब वर्षा का पानी इस पर पड़ता है तो वो मिट्टी को बहाने में असमर्थ रहता है। तो मृदा अपरदन को हम लोग वनारोपण द्वारा रोक सकते हैं और ये इसका सटीक आंसर हुआ दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे कि 10वां नंबर प्रश्न क्या है। और आज का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज से, तना के काट से या A+B दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ कि माँ पौधे की भांति पौधा। आजकल जैसे आम का सीजन चल रहा है दोस्तों, उसमें हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के आम हम लोग मार्केट में या अपने घरों में देखते हैं और उसको हम लोग खाते हैं। उसमें कोई कोई आम बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट लगता है और कोई कोई आम जो पका हुआ तो दिखता है, पका हुआ लगता भी है, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो वो खट्टा लगता है और उतना स्वादिष्ट नहीं लग पाता है। तो फिर आदमी कहता है कि इस आम को हमको फिर बोना नहीं है, और जो स्वादिष्ट आम है आदमी उसको फिर रोपना चाहता है, फिर उसको बोना चाहता है और वैसा ही आम वो प्राप्त करना चाहता है। वैसा पौधा हम कैसे बना सकते हैं या हमको कैसे मिल सकता है वैसा पौधा। तो उसका जो ऑप्शन है दोस्तों कि बीज से, कि तना के काट से, कि A+B दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग देखते हैं
कि जो आम हमको अच्छा लगता है तो उस प्रकार का जो पौधा है दोस्तों, उसको हम लोग बीज से भी प्राप्त कर सकते हैं और तना की काट से भी। और ये दोनों का जो मिश्र आंसर है दोस्तों, वो है A+B में। तो हम बीज से और तना के काट दोनों से माँ पौधे की भांति जो पौधा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तना के काट से भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो हम लोग को वृक्ष मिलता है दोस्तों, उसको हम लोग कलमी वृक्ष कहते हैं। और ये बीज वाला वृक्ष, तो इन दोनों से हम लोग माँ पौधे की भांति पौधा प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन रख रहे हैं और उसको जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोगों को काफी अच्छा से समझ में आता होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं या इस वीडियो को फायदेमंद समझ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ आप इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।